सभी को नमस्कार। मेरी वॉइस प्रॉपर है सभी को? मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो आज का बेसिक टॉपिक है हमारा, अभी पेंडेमिक की टाइम चल रहा है और पेंडेमिक के टाइम में काफ़ी अच्छा हमें एक हेल्थी एनवायरनमेंट लेना चाहिए अपने अंदर। हेल्थी एनवायरनमेंट कैसा कि हमें अपना सत्व बढ़ाना चाहिए, और वो सत्व हमारा जो बढ़ता है वो हमारी एजुकेशन से बढ़ता है। उसी एजुकेशन को लेते हुए कुछ विशेष चीज़ें मैं आज लेकर आया हूँ अपने लाइव में। अग्रे प्रकरण को हम डिस्कशन में लाएंगे आज अपने। तो अग्रे प्रकरण का कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ में डिस्कशन में लेकर आऊँगा, उनको आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप अग्रे प्रकरण को IIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने UG पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रिक बेस पे आप याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि अग्रे हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अपनी क्लास में देखते भी हैं कि हमारे टीचर मोस्टली क्वेश्चन जो करते हैं वो अग्रे से ही करते हैं, अग्रे से क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए उन पर, और कमांड अच्छी होने के लिए हमें उन्हें रिपीटली याद करते रहना होता है। तो उसी की ट्रिक्स मैं आपके सामने आज कुछ बताऊंगा। जितने अग्रे आज डिस्कशन में आ जाएंगे उतने अग्रे आज करेंगे, बाकी आप हमारा लाइव सेशन ले सकते हैं दोबारा, तो हम उसमें बाकी डिस्कशन में लेंगे। तो आज हम मेनली चरक जो सूत्र है हमारा, उसमें चैप्टर नंबर 25 जो है यज्ञ पुरुष अध्याय, तो उसमें हम बात करेंगे प्रणाम नर्मदे आयुर्वेदम। तो उसके लिए हम मेनली डिस्कशन में लेंगे आज अपने अग्रे को। तो उसके साथ साथ ही बाकी जो रेफरेंसेस है, तो आप इनको इसलिए मैंने बोला था कि जब मैं अपना लाइव लूंगा तो आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखेंगे, और उसके साथ साथ ही मैं आपको नोट कराता रहूंगा कुछ चीजें, तो आप नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि अग्रे को मेनली तैयार और आप जो अपना स्टडी पर्पस है उसके लिए रेडी कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ हमारे आयुर्वेद में हमें बताया गया, कुछ ना कुछ चीजें बहुत श्रेष्ठ होती हैं। श्रेष्ठ का मतलब है कि वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं, और अगर कोई चीज हमारे पास 6 चीजें रखी हैं उसमें से किसी एक को हमें लेना है तो हम सर्वोपरि को लेते हैं। तो अग्रे ने वो सर्वोपरि बताने में हमारी हेल्प करी है। तो आज मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ, आप लोग जैसे जैसे मैं पॉइंट बताता रहूंगा आप लिखते रहिएगा। तो सबसे पहले अग्रे प्रकरण में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसका वर्णन हम देखेंगे। तो अग्रे प्रकरण वर्णन के लिए अगर हम बात करते हैं चरक से, आचार्य चरक ने जो अग्रे का वर्णन किया था वो उन्होंने अपने सूत्र स्थान में किया था, चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है यज्ञ पुरुष अध्याय। तो उन्होंने उसमें इसका वर्णन किया था, जहां पर उन्होंने कितने बताए थे अग्रे, वहां पर उन्होंने आपके 152 अग्रे बताए थे। 152 अग्रों में आप कहोगे कि नहीं सर वो काउंटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा बैठते हैं, तो देखिए वो ज्यादा हैं, बिल्कुल काउंटिंग में ज्यादा हैं, पर उसमें क्या होता है कई जगह पर रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन के कारण वो जो टोटल निकल कर आता है उनका वो 152 निकल कर आता है। तो आप लोग राइट डाउन करते रहें कि आचार्य चरक ने सूत्र में चैप्टर नंबर 25 यज्ञ पुरुष अध्याय में कितने अग्रे बताए हैं, 152 बताए हैं। तो आपका ये रेफरेंस क्वेश्चन तैयार हो जाता है अगर आपसे कल IIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो चरक ने एक जगह पर और अग्रे बताए हैं। तो चरक आचार्य चरक जो थे हमारे, उन्होंने एक जगह पर और अग्रे का वर्णन किया है, तो वो हमारा चैप्टर नंबर 30 था। अर्थदश महामूल्य अध्याय जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थदश महामूल्य अध्याय में भी उन्होंने हमारे षड अग्रे बताए हैं। तो वो षड अग्रे कौन कौन से हैं उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप लिख लें कि चैप्टर नंबर 25 सूत्र के और चैप्टर नंबर 30 में आचार्य चरक ने अग्रों का वर्णन किया है, जिसमें से 152 उन्होंने बताए हैं चैप्टर नंबर 25। इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप देखेंगे 25 को अगर उल्टा करते हैं तो 52 बन जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि 52 में 152 अग्रे उन्होंने वर्णित किए हैं, ठीक है। तो 25 का उल्टा 52 हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं इजिली। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ षड अग्रे की, तो मैंने आपको बताया कि षड अग्रे आपके चैप्टर नंबर 30 में बताए गए हैं, अर्थदश महामूल्य अध्याय में। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं अष्टांग संग्रह की, तो अष्टांग संग्रह सूत्र 13, ठीक है। अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में उन्होंने जो जिसका नाम अग्रे संग्रह के नाम से ही आया है, अग्रे संग्रह अध्याय के नाम से उसका नाम आया है, तो उसमें बताए हैं। और उसमें कितने बताए हैं, 155 अग्रे बताए हैं। 155 सबसे ज्यादा बताए हैं अष्टांग संग्रह ने। तो आप ध्यान रखेंगे कि कितने अग्रे बताए गए हैं, अष्टांग संग्रह ने बताए हैं 155 अग्रे। कौन से चैप्टर में, सूत्र 13 में बताए हैं। अग्रा संग्रह अध्याय उसका नाम है चैप्टर का। तो इस तरीके से आपको ये रेफरेंस भी नोट डाउन करना है कि अग्रे का क्या वर्णन आया है और कहां पर उन्होंने बताया है। उसी के साथ अगर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अष्टांग हृदय की बात करेंगे। नमस्कार वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा जी, वैद्य मोहित जी।
तो अब बात करते हैं अष्टांग हृदय के बारे में। तो अष्टांग हृदय ने भी देखिए वर्णन किया है अपने, अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान में नहीं किया। ऊपर के जो हमने 3 पढ़े हैं उन्होंने सूत्र स्थान में किया है, पर अष्टांग हृदय ने थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, उन्होंने उत्तर तंत्र में बताया है। तो उत्तर तंत्र के चैप्टर नंबर 40 में, जो कि आपका वाजीकरण अध्याय है, उसमें उन्होंने बताए हैं, और उसमें उन्होंने टोटल 55 अग्रे बताए हैं, 55। तो अष्टांग संग्रह, संग्रह यानी कि बड़ा होता है, संग्रह में बड़ा, तो बड़े में आपको ध्यान रहेगा कि 55 तो है दोनों में, पर 155 किस में है, तो वो आपको गाइड करना है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि संग्रह जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ा होता है। संग्रह का मतलब होता है किसी चीज का कलेक्शन कर लेना, तो संग्रह ने ज्यादा लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि 155 अग्रे जो बताए हैं वो अष्टांग संग्रह ने बताए हैं। यहाँ तक किसी को क्लियर, किसी को दिक्कत? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है किसी को समझ ना आया हो? अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, मैं लास्ट में अपना नंबर भी दूंगा आप लोगों को, तो डोंट वरी। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमारी और हैं। जय आयुर्वेद, जय समिता, बिल्कुल आयुर्वेदिक विरासत जी हमारे साथ आ चुके हैं, काफ़ी पेजेस हमारे साथ में। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आचार्य चरक के जो बताए थे मैंने आपको षड अग्रे, पहले उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो षड अग्रे के लिए आपको ध्यान रखना है, रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, चरक सूत्र 30 अर्थेदश महामूल्य अध्याय में उन्होंने 6 अग्रे बताए हैं। उन 6 अग्रों के बारे में अब बात करेंगे। तो देखिए 6 अग्रे कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बोला है तत्र अहिंसा प्राण प्राणी वर्धना नाम, है ना, तत्र अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धनम, ऐसा बोला है कि जो अहिंसा होती है वो प्राणियों के प्राण को वर्धन करने वाली होती है। तो उन्होंने एक अहिंसा को अग्रे बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अहिंसा को एक अग्रे बोला उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला वीर्यम बल वर्धनम, तो वीर्यम बल वर्धनम उन्होंने बोला, यानी कि जो वीर्य होता है वो बल को बढ़ाने वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं हम जो आज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि विद्या का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो विद्या भृंगणा नाम, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 हो गए हमारे, कौन कौन से? अहिंसा हमने देख लिया, वीर्य हमने देख लिया, और विद्या हमने देख लिया। 3 हो गए, 3 बचे हैं, उनको भी देखेंगे कौन कौन से 3 बताए हैं उन्होंने। जय आयुर्वेद, नर्मदा आयुर्वेदम जी। तो आगे देखते हैं इंद्रिय जयो, यानी कि इंद्रियों की जय, यानी कि इंद्रियों पे जब आप इंद्रिय आपकी प्रसन्न होंगी तो वो कैसी करती है? आनंदा नाम, है ना। उसके लिए बताया गया है कि जब भी इंद्रिय क्या होंगी? विजय होगी। इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो वो किसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होंगी? आनंद के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 6 अग्रे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अग्रों पे भी चर्चा करता रहूंगा। अब हमने 4 देख लिए, उसके बाद अब 5वां देखते हैं। तो इसमें बोला गया है तत्व बोधो हर्षण नाम, ठीक है। किसी तत्व का अगर बोध हो जाता है, आपको किसी भी तत्व का आपको बोध हो गया तो वो कैसा होता है? हर्ष को देने वाला होता है, ठीक है। तो तत्व का बोध जो होता है, एक अग्रे इन्होंने ये बता दिया, तो ये किसको देता है? हर्ष को देने वाला होता है, हर्षणा नाम बोला गया है इसको। इसके बाद जो इन्होंने बोला गया है ब्रह्मचर्याम अयन नाम, ब्रह्मचर्या अयन के बारे में बोल दिया कि ब्रह्मचर्या जो होती है वो अयन नाम होती है। तो अयन के संदर्भ में बोल दिया कि जिसने ब्रह्मचर्या का पालन कर दिया उसको सभी प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है, उसे किसी भी प्रकार से कोई भी दुख की प्राप्ति नहीं होती। सिंपल सी कहने की बात है कि मियाँ बीबी के झगड़ों से बचा रहता है वो, अगर ब्रह्मचर्या का पालन करता है तो उसे किसी भी प्रकार के दुख की प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो ये अग्रों में मैंने आपको 6 अग्रे बताए हैं, षड अग्रे बताए हैं, इसका वर्णन भी मैंने आपको कई बार रिपीट किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा चरक सूत्र 30 में अर्थदश महामूल्य अध्याय है, उसमें इसका वर्णन आया है 6 अग्रों का। तो आप इसमें ये अग्रे 6 के 6 आपको क्लियर होने चाहिए कि क्या है हमारे, क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे, थोड़े से अग्रे की बात करेंगे। तो थोड़ी सी जो अग्रों की बात करूंगा मैं वो चैप्टर नंबर 25 चरक सूत्र 25 यानी कि अज्ञे पुरुष अध्याय जो हमारा है उससे थोड़े से हम लेंगे अग्रे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे अग्रे हैं वहां पर, उसमें सबसे पहले आता है अन्न। अन्न सबसे पहले आता है, तो अन्न को कहा गया है वृत्तिकरणाम, ठीक है। अन्न जो होता है वो वृत्ति कारक होता है। सिंपल सा सुनते चलिए, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही मिलेगा आपको, अन्नम वृत्ति कारणम, ठीक है। तो अन्न जो होता है वो वृत्ति कारक होता है, तो उसको ध्यान रखना है। वैदिक चर्या भी हमारे साथ आ चुके हैं मेरे बैचमेट अंबर, वेलकम। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो अन्न होता है वो वृत्ति करानाम होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उदकम आश्वास करानाम, यानी कि जो उदक यानी कि जल जो होता है वो कैसा होता है? आश्वास करने वाला होता है। तो उदकम आश्वास करानाम तो आपको याद हो गया, पर इसके साथ साथ ही एक और बताया गया है जल के बारे में, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जल के रेफरेंस में 2 बोले गए हैं, एक आपका आश्वास करानाम बोला गया है, एक आपके लिए बोला गया स्तंभनिया नाम, ठीक है। तो आपको याद रखना है जल स्तंभनिया नाम भी है और आश्वास करा नाम भी है। तो ये 2 होता है, यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और यहीं पर आपको होल जोल करने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि
जो जल होता है वो दो तरीके से कार्य करता है, एक स्तंभनीय नाम भी होता है और एक आश्वास करा नाम भी होता है। तो इन चीजों को हमें लिखना है, इन चीजों को आप नोट डाउन करते रहें कि जल जो होता है वो आश्वास करा नाम भी होता है और स्तंभनीय नाम भी होता है। आपकी बुक में आपको मिलेगा उदकम आश्वास करा नाम, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखेंगे सूरा। सूरा होता है, सूरा यानी कि मदिरा का एक कॉन्स्टिट्यूट होता है। सूरा श्रम हरा नाम, ठीक है, तो श्रम को हरने वाला होता है। आप लोग देखते भी हैं जो भी शाम में आदमी थक जाते हैं तो थकने के बाद में आजकल आप देखते हैं लेबर वगैरह जो भी रहती हैं वो शाम में थकने के बाद में क्या करते हैं, दारू पीते हैं और दारू पीने यानी कि मदिरा का सेवन करते हैं, सूरा का सेवन करते हैं। उसके बाद सूरा का सेवन करने के बाद में क्या करते हैं, वो आराम से सो जाते हैं, उनको थकान हट जाती है, उनकी थकान मिट जाती है। तो उसी चीज का ध्यान रखना होता है हमें पूरा का पूरा कि उसमें कैसे कैसे वो काम कर रहा है। तो आपको सूरा को इस तरीके से कोरिलेट करना है कि सूरा जो होती है श्रम हरा नाम होती है, ठीक है। अब जिसको सूरा की आदत लग गई है वो तो सूरा पे ही आएगा भैया, वो तो मदिरे का ही सेवन करेगा। पर इसके लिए एक और आया है श्रम हरा नाम के लिए, वो आपका आया है स्नान। आप लोग बेसिकली देखते हैं जब कभी हम थक जाते हैं नॉर्मली और जो दारू का या मदिरे का सेवन नहीं करता, हम लोग घर पे आते हैं अपने, तो क्या कहा जाता है, यार बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए, आज अब एक काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नहा लेते हैं तो उससे भी क्या हो जाती है, हमारी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। कहते हैं ना नहाते ही थकान सारी दूर हो गई, तो इसलिए स्नान को भी श्रम हरा नाम बोला गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच प्रतिष्ठिका इस कमिटमेंट के, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए जो कर रही है मैम मेरे लिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो एक क्षीर के लिए आता है। क्षीर यानी कि दुग्ध के बारे में आता है, क्षीरम जीवनिया नाम, ठीक है। तो क्षीर जो होता है यानी कि दुग्ध जो होता है वो हमें जीवन देने वाला होता है, उसके बारे में आया है। पर इसी के लिए एक और रेफरेंस आया है आयुर्वेदो अमृता नाम। ये आपने बहुत जगह पर देखा होगा, आपने बहुत जगह पर पेजों पर देखा होगा आयुर्वेदो अमृता नाम। हमारा एक आयुर्वेद का पेज भी है आयुर्वेदो अमृता नाम। तो आयुर्वेद को और क्षीर को दोनों को क्या बताया गया है, जीवन देने वाला बताया गया है। दोनों की चीजें अलग अलग है, एक में जीवनीय नाम आ रहा है यानी कि जो क्षीर आ रहा है उसके लिए जीवनीय नाम आ रहा है और आयुर्वेद के लिए अमृता नाम आ रहा है। पर दोनों का जो अगर हम देखते हैं उनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो दोनों की सेम एक्सप्लेनेशन निकलती है, दोनों ही हमें क्या होती है, जीवन देने वाली होती है। आई थिंक आपको यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। प्लीज अपना कमेंट में बताते रहें कि जो आप गेट कर रहे हैं, अगर कोई भी इशू रहेगा तो उसको भी डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। प्रणाम राहुल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ और हैं, बहुत अच्छे अच्छे से हैं हमारे पास में, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो क्षीर के बाद में अब आता है आपका मांस। तो मांस जो होता है वो आता है भृंगणीय नाम। तो मांस जो होता है भृंगणीय नाम यानी कि वो भृंगण करने का कार्य करता है, ठीक है, वो ग्रोथ यानी कि गेनिंग कराने का कार्य करता है। तो हमें उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा मांस होता है वो क्या करता है, गेनिंग करने का कार्य करता है, ठीक है। तो मांस भृंगणीय नाम। पर मैंने अभी ऊपर आपको जब षडग्रे बताए थे, मैंने भृंगणीय नाम आपको वहां पर एक और बताया था। तो अब वो भृंगणीय नाम कौन सा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि मैंने आपको षडग्रे में भृंगणीय नाम किसको बताया था। मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था कि जिस चीज का हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो भी एक भृंगणकारी होता है, ठीक है। तो जो मांस का सेवन नहीं करते उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जो दूसरी चीज है भृंगण करने वाली उसका सेवन करना चाहिए। वो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैंने आपको कौन सी चीज बताई है। विद्या, वेरी गुड, ठीक है। कूल रजवाड़े ने बता दिया कि विद्या, बिल्कुल। जो मांस का सेवन नहीं करते, जो सात्विक हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको विद्या का आदान प्रदान करना चाहिए, ठीक है। विद्या भी भृंगणकारी होती है। तो भृंगणा नाम में भी आपके दो रेफरेंस आ गए। कौन कौन सा आ गया, एक आपका मांस आ गया और एक आपका क्या आ गया, विद्या आ गई। तो ये आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग नोट करेंगे, भृंगणीय नाम के लिए दो रेफरेंस है, एक आपका विद्या है और एक आपका मांस है। तो इनको हमें याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक आता है रस। तो रस के बारे में आता है। तो रस क्या आता है, तर्पणीय नाम। तो तर्पण करने वाला होता है रस। तो सिंपल सी बात है, रस के लिए कोई ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। रस क्या करेगा, तर्पण करेगा, ठीक है। हमारी बॉडी की तृप्ति जो करता है वो एक तरीके से लिक्विफाई फॉर्म में करा जाता है। और लिक्विफाई फॉर्म में भी सबसे पहले कौन सी धातु हमारी आती है, तो सबसे पहले हमारी धातु आती है रस धातु। तो सबसे पहले तर्पण करने का कार्य पहली धातु करेगी प्राइमरी लेवल पर अपना, तो वो रस धातु रहेगी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रस हमेशा क्या करेगा, तर्पण का कार्य करेगा। तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं जो हमें अग्रे में कैच करनी होती है। थोड़ी सी और बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और अग्रे में। तो लवणम अन्नम रुचिकरणाम। तो लवण को अन्न में रुचिकारक बताया गया है। जब तक मम्मी खाने में नमक नहीं डालती तो उस खाने को कैसा कह दिया जाता है, बेस्वाद कह दिया जाता है। चाहे उसमें मिर्च बढ़िया भरी हुई हो या अच्छे से उसमें क्या लगा हुआ हो, छोंक लगा हुआ हो,
पर उसमें क्या कहा दिया जाता है कि इसमें स्वाद नहीं आ रहा है मम्मी, एक काम करो आप अभी इसमें नमक डालो तो उसमें करेंगे। तो ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि लवण में, मतलब जो लवण होता है वो कैसा होता है, भोजन में और अन्न में क्या करता है, रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रचितिका मैम। उसके बाद आगे चलते हैं, अम्लम हृदयम। तो अम्ल वाले के बारे में बोला गया हृदयम, कि अम्ल रस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हृदयम होते हैं। तो अम्ल के बारे में हृदयम बोला गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अम्ल रस वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, हृदयम होते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा जब हम महाकषाय पढ़ते हैं, तो जब मैंने महाकषाय वाला हमारे जो सेशन लेते हैं बच्चे, उन्हें पता होगा, तो महाकषाय में मैंने आपको बताया था कि इसमें सारे के सारे जो द्रव्य रहते हैं वो कौन से रस प्रधान रहते हैं, अम्ल रस प्रधान रहते हैं। ठीक है, आप सब देखते हैं कि जब भी हृदय की बात चलती है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, अर्जुन। तो अर्जुन को आचार्य चरक ने अपने महाकषाय में, हृदय महाकषाय में नहीं लिया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि उन्होंने कौन से महाकषाय में लिया है। मैंने बहुत बार रिपीट किया अपनी क्लासेस में कि कौन से महाकषाय में उन्होंने लिया है अर्जुन को, तो इसलिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने देख लिया हृदय नाम जो हमारा होता है वो अम्ल होता है। तो अब हृदय की तो बात हो गई कि हमें हमारे हृदय को क्या चीज अच्छी लग रही है, इसी के साथ साथ आप हृदय भी पढ़ लीजिए कि हमारे हृदय को कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसकी भी बात करेंगे। वेरी गुड, उदर्द प्रशमन जो हमारा महाकषाय है, उदर्द प्रशमन, उसमें आपके बताया गया है अर्जुन के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। इसके बाद हम देख रहे थे हृदय के साथ साथ ही आहृदय किसको कहा गया है। तो आहृदय की अगर मैं बात करता हूं तो आहृदय हमारे बोला गया है आवी सर्पी को, यानी कि भेड़ जो होती है उसका सर्पी जो होता है, उसका जो घृत निकाला जाता है उसको आहृदय बोला गया है। तो आपको दोनों पता लग गए, हृदय क्या है और आहृदय क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसे पीरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ऐसे ही धीरे धीरे तोड़ कर आप अगर अपने अग्र याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अग्र याद हो जाएंगे, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुक्कुटो। तो कुक्कुट हमें पता है किसका पर्याय होता है, कुक्कुट। तो कुक्कुट हमारा जो पर्याय होता है वो हमारे मुर्गे का पर्याय होता है ना। ताम्रचूड़, कुक्कुट, इंद्रयुदा, ये सब उसके चरणयुदा, सॉरी, ये सब अपने पर्याय होते हैं हमारे किसके, मुर्गे के होते हैं। तो इन सब का जो बताया गया है, इन्हें बताया गया बल्या नाम। ठीक है, तो बल्य होते हैं, ये बल देने वाले होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो तर्पणिया नाम आपने देख लिया ऊपर क्या है, रस तर्पणिया नाम है, मास जो है भ्रंगणिया नाम है, विद्या भ्रंगणिया नाम है, और आपका बल्या नाम जो बताया गया है वो मुर्गा है ना। बिल्कुल सब लोग लिख रहे हैं मुर्गा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बल्या नाम जो बताया गया है वो कुक्कुटों को बताया गया है, नहीं कुक्कुट को बताया गया है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, नक्कर रेतो वृश्य नाम। ठीक है, नक्कर का रेतस यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके स्पम्स को बताया गया है कि ये कैसे होते हैं, वृश्यकारी होते हैं। पर आचार्य को क्या है कि उस टाइम पे कोई क्वेश्चन करा होगा तो क्वेश्चन के टाइम पर उसका आंसर नहीं मिल पा रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसी टिपिकल सी चीज बता देता हूँ कि जिसको ये आराम से ले ही ना पाए, इसको ऐसा कुछ बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बता दिया कि आप एक काम करो, आप नक्कर का रेतस लेकर आओ, बहुत अच्छा वृश्यकारी होता है। तो अब भैया नक्कर यानी कि मगरमच्छ को देख के तो आदमी की अच्छी खाते की हवा खराब हो जाए, अब इतनी छोटी चीज उसको कैसे ले ले, नहीं ले सकते। तो इसलिए उन्होंने ऐसा वहां पर बताया था, नक्कर रेतो वृश्य नाम। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए स्टोरी मैंने बता दी, तो आप इसको हमेशा याद रखना। पर यहाँ पर एक भ्रांति उठती है, वो है नक्कर रेतो वृश्य नाम एक हो गया, एक संकल्पो वृश्य नाम भी बताया गया है। संकल्प यानी स्त्री, ये आपको जब आप कभी चरक चिकित्सा पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ी है वो उनको पता भी होगा, चरक चिकित्सा अध्याय 2 बाजीकरण में बताया गया है संकल्पो वृश्य नाम। ठीक है, सबसे उत्तम बाजीकारक बताई गई है स्त्री को। तो अब इन दोनों को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, संकल्प और आपका नकर रेतस दो अलग अलग चीज है। संकल्प का मतलब होता है स्त्री, स्त्री को आप खा नहीं सकते, उसको आपको देखकर हर्ष हो रहा है। ठीक है, वो देखने के बाद ही बाजीकारक का काम कर रही है। इट मीन कि वो हमारे किस चीज पे काम कर रही है, वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे काम कर रही है। तो जो स्त्री होती है या जो संकल्प होता है वो हमारा किस पे, मानसिक स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, वो हमारे मानसिक स्तर पर कार्य कर क्या कर रहा है, बाजीकारक का काम कर रहा है। पर अगर हम इसी रेफरेंस में बात करें नकर रेतस, तो नकर रेतस एक तरीके का क्या है, बाय प्रोडक्ट है। तो उस बाय प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ रहा है, इनटेक करना पड़ रहा है बाय माउथ। ठीक है, उसको आप बाय माउथ इनटेक कर रहे हैं, तो वो आपका किस लेवल पर कार्य कर रहा है, वो आपके शारीरिक लेवल पर कार्य कर रहा है। तो अगर कभी आपसे कोई एक डिफरेंस पूछा जाएगा नकर रेतस में और आपके संकल्प में, तो ये आपका आंसर वहां पर होना चाहिए। ये मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इसका है, जो कि मैंने ढूंढा था, इस चीज को इस पर स्टडी करी थी मैंने थोड़ी सी, तो मुझे पता लगा था जाकर कि नकर रेतस और संकल्प को किस आधार पर हम अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, काफी इजी है, याद हो जाएगा आपको, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अभी समझ में आया कि नकर रेतस और संकल्प को आप कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, समझ आया इतना बेसिक।
अगर समझ में आ रहा है, पढ़ा रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन या कुछ भी बताएं मुझे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आगे चलूंगा, थोड़ी सी और डिस्कशन करूंगा आपका, और थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अग्रे के बारे में कैसे क्या है क्या नहीं है। देखिए अग्रे बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा तो नहीं करवा पाऊंगा आप लोगों को, पर हाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ आज के लाइव में, और एक दिन और लाइव आऊंगा पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लाइव में जितना हो रहा है उतना आज समझते हैं, उसके बाद बाकी का भी अगले सेशन में करेंगे। अभी आज का आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। तो आपको पता है हमारे स्नेह में 3 स्नेह मुख्यतः लिए जाते हैं, सॉरी स्नेह तो 2 ही लिए जाते हैं, इसमें एक और चीज ली जाती है मधु। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती है आपको याद रखना है, तैल, घृत, मधु। तैल, घृत, मधु, सभी अपनी कॉपी में लाइन से लिखेंगे, तैल, घृत, मधु, तैल, घृत, मधु। सबसे पहले नंबर पर तैल लिखेंगे, दूसरे नंबर पर घृत लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर मधु लिखेंगे। तैल, घृत, मधु, तैल, घृत, मधु, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तैल, घृत, मधु, सभी लोग इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। अब तैल, घृत, मधु, इन तीनों के सामने आप क्या लिखेंगे, इन तीनों के सामने आपको लिखना है, एक के सामने जो आपका तैल लिखा गया उसके सामने आप लिखेंगे वात, सर्पी के सामने आप लिखेंगे पित्त यानी कि त्रिदोष लिखेंगे लाइन से, और मधु के सामने लिखेंगे कफ। आपको पता है ये श्रेष्ठ इसके शमन करते हैं, मुख्य तौर पर इनका श्रेष्ठ तौर पर इनका शमन करते हैं। पर इसमें क्या कर दिया आचार्य जी ने, बता दिया कि नहीं यार इनका तो कर ही रहे हैं, पर इनसे जो ऊपर वाला होता है उसका भी साथ में शमन कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इन्होंने क्या करा, एक एक तो मेन दे दिया, यानी कि तैल को बता दिया क्या, वात का, पित्त को बता दिया किसका आपको, सॉरी तैल को बता दिया वात का, सर्पी को बता दिया पित्त का, और मधु को बता दिया कफ का। तो इन्होंने बोल दिया कि इनके साथ साथ जो इनके ऊपर वाला एक दोष है वो भी आप इनके साथ ऐड कर दो। तो अगर हम बात करते हैं तैल की, तो तैल में हमने क्या पढ़ा है, वात। तो वात का ऊपर वाला दोष क्या होता है, ऊपर तो कुछ होता नहीं, नीचे की तरफ आएगा कफ। तो आप क्या करेंगे, वात के साथ में कफ को ऐड करेंगे। उसी तरीके से अगर हम आते हैं किस पर, सर्पी पे आते हैं हम, तो सर्पी पे हमने क्या पढ़ा था, पित्त। पित्त के ऊपर क्या होता है, वात, तो आप पित्त के साथ में वात को ऐड करेंगे। उसके साथ अब नीचे आते हैं यानी कि मधु पे आते हैं, तो मधु के साथ हमने क्या पढ़ा है, कफ। तो यहाँ पर कफ के साथ आप पित्त को ऐड करेंगे। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये इनका शमन करने वाला होता है, प्रशमन नाम होता है ये, ठीक है। तो तैल जो होता है वात श्लेष्म प्रशमन नाम, वात और श्लेष्म यानी कि वात और कफ का शमन करने वाला होता है। अगर हम सर्पी की बात करते हैं तो वात पित्त श्लेष्म नाम, है ना, ऐसा हम पढ़ते हैं वहां पर। और अगर हम बात करते हैं मधु की, तो मधु में आपने पढ़ ही लिया कि श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, सेकंड रिपीट करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, सेकंड जो था घृत है, तो घृत के सामने आपको क्या लिखना है, पित्त लिखना है। यानी कि आपने तैल, घृत और लास्ट में मधु लिखा, तैल, घृत और मधु, तैल, घृत, मधु के सामने ही आपको क्या करना है, आपको त्रिदोष लिख देना है लाइन से। वात लिखना है ऊपर, फिर बीच में यानी कि सर्पी के सामने आपको पित्त लिखना है, और नीचे कफ के सामने आपको क्या लिखना है, आपको मतलब मधु के सामने आपको कफ लिखना है। तो आपके त्रिदोष आ गए लाइन से। अब आचार्य ने क्या करा, इनके साथ इनके ऊपर वाले को और जोड़ दिया। तो ऊपर वाले को जो जोड़ा गया, तो ऊपर वाले को जोड़ते ही इनका पूरा हो गया सीक्वेंस। तो आप इनसे ऊपर वालों को जोड़ देंगे। तो आप इनके ऊपर वाले जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर ठीक हो जाएगा। ये सब के सब शमन करने वाले होते हैं, प्रशमन नाम इसके सामने आपको लगाना है, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे थोड़ी सी। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या है, जो मधु है हमारा, तो वो श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम है। तो श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम यहाँ पर एक और बताया गया है, उसको भी आप ऐड कर लेंगे साथ में, कि श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम जो होता है वो आपका दुरालभा होता है, ठीक है। तो साथ में आप ऐड करेंगे दुरालभा को भी, साथ में आप लोग ऐड करेंगे दुरालभा, ठीक है। तो दुरालभा को आप लोग साथ में ऐड करें, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रहेगा कि श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम आपके 2 हैं, मधु भी है और आपका दुरालभा भी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ठीक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब ट्रिक्स वगैरह जो भी हैं सब आपके लिए ही हैं। जो लोग हमारे साथ रेगुलर रहते हैं, मैं ये ट्रिक्स देता रहता हूँ, तो आप लोगों के लिए सबके लिए ट्रिक्स रहेंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ चीजें देखेंगे कि और क्या चीजें बताई गई है इसमें, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, हमने देखा श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम, यानी कि श्लेष्म और पित्त को घटाने वाले तो हमने देख लिए, पर यहाँ बढ़ाने वाले भी 3 द्रव्य बताए गए हैं। तो नीचे साथ के साथ ही लिख लो कि श्लेष्म पित्त जनना नाम किसको बोला गया है, कि श्लेष्म पित्त जनना नाम किसको कहा गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। श्लेष्म पित्त जनना नाम आप लिख लेंगे, श्लेष्म पित्त जनना नाम, उसमें आपके 3 आते हैं। 3 की बात करेंगे, कौन कौन से वो 3 आते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है क्षीर, आवी क्षीर जो होता है, यानी कि भेड़ का दूध, आवी क्षीर, जो भेड़ होती है उनका दूध जो होता है वो आवी क्षीर। आवी क्षीर के बाद में लिखेंगे माश, माश यानी उड़द, उड़द वाला माश लिखेंगे, आवी क्षीर माश यानी उड़द वाला माश, ठीक है।
उसके बाद सशकुल्या, तीसरा सशकुल्या। तो 3 होते हैं आपके जो क्या करते हैं, आपके श्लेष्म पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, जनना नाम होते हैं, ठीक है। घटाने वाले 2 हैं, बढ़ाने वाले 3 हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्लास में जनरली क्वेश्चन यही बनते हैं, और जो सेकंड ईयर वाले हैं या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सभी ईयर में हमारा जो वाइवा रहता है, हमारे जो एग्जामिनर रहते हैं वो ये क्वेश्चन हमारे से करते ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या उसमें नोट करना है, तो वो आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वमन के बारे में बात करेंगे। तो वमन सभी को पता है कौन से दोष पे कार्य करता है, कफ के ऊपर कार्य करता है, तो श्लेष्म हराणाम, ठीक है, सिंपल सी बात है, श्लेष्म को हरने वाला होता है, श्लेष्म हराणाम। विरेचन की बात करेंगे तो पित्त हराणाम। अगर बस्ती की बात करेंगे तो बस्ती में क्या आ जाएगा आपका, बस्ती में वात हराणाम, ठीक है। तो ये आपके तीनों के तीनों हो गए, सिंपली वमन, विरेचन और बस्ती। इसके बाद आगे बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वेदन, ठीक है, स्वेदो मार्दव कराणाम, ठीक है, मार्दव कराणाम, ठीक है। जब आपका हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ते हैं सूत्र स्थान में, चरक सूत्र में, जब चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ते हैं तो वहां पर आपका चैप्टर नंबर आता है स्नेह विधि अध्याय, ठीक है, स्नेह अध्याय पढ़ते हैं हम वहां पर। तो स्नेह अध्याय में वहां पर स्नेह के बारे में आता है कि स्नेह जो होता है वो मार्दव करता है, ठीक है, मर्दन करने वाला होता है, बॉडी को सॉफ्ट बनाने वाला होता है, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपका अगर क्वेश्चन कभी इस तरीके से आता है तो क्योंकि अग्रे में श्रेष्ठ किसको बताया गया है, स्वेदन को बता दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ से ठीक जाएगा, आप लोग स्वेदन को राइट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक चला जाएगा। तो अग्रे के क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, और यहाँ पे पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन हमें फंसी जाते हैं अग्रे प्रकरण से, इसलिए आपको ध्यान रखना है। काफी मैं कवर करा दूंगा, 30, 40, 45 मैं कवर करा दूंगा आज आपके, कुछ आप कोशिश करना, और नहीं होंगे तो फिर मैं बाकी के भी कवर कराऊंगा आपके साथ में, ठीक है। पेज आपका है, फैमिली आपकी है, कहीं भागे नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे। तो जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपको मैसेज, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बाकायदा हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। मेरा कोरिलेशन पेज जो है नर्मदे आयुर्वेदम है, आप नर्मदे आयुर्वेदम को ही फॉलो करेंगे, कुछ आने वाले सेशंस हमारे वहाँ भी होंगे, तो हमारे नर्मदे आयुर्वेदम पे भी आप अपनी क्वेरीज डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं व्यायाम। तो व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आजकल एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज हम लोग करते हैं कि हम लोग, हमारे बॉडी में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ बन जाए, हम लोग बॉडी बिल्डर बन जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या हमारा व्यायाम के बारे में, कि व्यायाम क्या करता है। तो व्यायाम जो हमारा होता है स्थैर्य कराणाम होता है, ठीक है, तो स्थैर्य को करने वाला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी दे रहा है, एक तरीके से हमें स्थिरता दे रहा है, स्थैर्य कराणाम होता है, ठीक है। तो व्यायाम के बारे में आपको स्थैर्य कराणाम देखना है। उसके बाद क्षार की बात अगर मैं करता हूँ तो क्षार के लिए मैंने कई बार आपको बताया है पुंसत्व उपघाता नाम, ठीक है, पुंसत्व उपघाता नाम, पुंसत्व का उपघात करने वाला होता है क्या, आपका क्षार, ठीक है। आप सभी लोग लिखेंगे, क्षार जो होता है वो पुंसत्व उपघाता नाम होता है। और आपको पता है अति तो हर एक चीज की बुरी होती है, पर रस विमान अध्याय यानी कि विमान अध्याय का चैप्टर नंबर 1 वहाँ 3 चीज मुख्य तौर पर बताई गई हैं जो अति सेवन में बहुत ज्यादा कैसी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं या बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती हैं। तो वो 3 चीज कौन सी हैं आप देखें, उन 3 चीजों को लिखेंगे, एक पिपली, एक क्षार और एक लवण। इनका अगर अति सेवन होता है तो ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए कैसी हो सकती हैं, अलाभकारी हो सकती हैं, हमें विभिन्न प्रकार के रोगों को हमारी बॉडी में उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक है, पिपली, क्षार और आपका लवण, ठीक है, बिल्कुल हितांशी मैम, यही तीनों चीजें हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ी सी और बातें करते हैं, थोड़ी सी और चीजों पे डिस्कशन करेंगे। विरेचक आते हैं कि सुख विरेचक क्या है, मृदु विरेचक क्या है, तीक्ष्ण विरेचक क्या है। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में SMT, नीचे लिखेंगे S लिखेंगे, फिर M लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, SMT, SMT ऐसे लिखना है, SMT। तो आप लिखें सभी लोग अपनी कॉपी में SMT, बेसिक है, SMT लिखना है, SMT लिखा, उसके सामने आपको क्या लिखना है, तास लिखना है, TAS, SMT के बाद में TAS, SMT और फिर TAS लिखना है। तो अब देखो सबसे ऊपर जो S लिखा है आपने, इधर वाली पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली बात कर रहा हूं, तो वो सुख विरेचक है, उसके बाद में मृदु विरेचक है, और फिर लास्ट वाले T से तीक्ष्ण विरेचक है, ठीक है। तो आपका सबसे ऊपर सुख विरेचक, फिर मृदु विरेचक, फिर आपका तीक्ष्ण विरेचक, उसके सामने आपने क्या लिखा है, तास, SMT यानी कि समता जो है तास खेलती है, ऐसे आपको याद रखना है, SMT से आपको समता रखना है याद, और वो क्या करती है, तास खेलती है, TAS तास खेलती है। तो T से आपका जो रहेगा सबसे ऊपर जो आपने लिखा है वो आपका रहेगा त्रिव्रत,
निशोथ जिसको बोला जाता है, त्रिव्रत, सुख विरेचक होता है त्रिव्रत। आप आराम से क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे, ठीक है। SMT के सामने ताश लिखना है आपको। उसके बाद ए से आपका आरगवद, मृदु विरेचक होता है, चतुरांगुल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आरगवद आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे अपना तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, तीक्ष्ण विरेचक। तो एस आ रहा है आपका TAS, तो एस से आपका क्या जाएगा, स्नूही। स्नूही काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो तीनों विरेचक आप आराम से याद कर जाएंगे, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इजिली आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन अगले प्रकरण से गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आई होप आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया सभी लोग बता दें एक बार। उसके बाद बात करेंगे पथ्या नाम। पथ्या नाम क्या होता है, किसको पथ्य बोला गया है, ठीक है। तो पथ्य इन्होंने दो चीजों को बोला है, पथ्य दो चीजों को कहा गया है। पथ्य एक बोला गया है प्रशमना नाम को, प्रशमम को पथ्य बोला गया है, प्रशमम को पथ्य बोला गया है। और एक पथ्य सभी को पता है किसको बोला जाता है, हरितकी को बोला जाता है, ठीक है। पथ्य उसका नाम भी है, पर्याय है। तो पथ्या नाम जो है आपके दो है, एक प्रशमम है और एक आपका हरितकी है। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक चला जाएगा, यहाँ से आप आराम से अपना क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग अपना आंसर लिख रहे हैं, पता है कुछ लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग आराम से इसको ठीक कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिपली मूल। सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे पिपली मूल। पिपली मूल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। पिपली मूल किस काम आता है, तो पिपली मूल के बारे में देखते हैं कि क्या है पिपली मूल। तो पिपली मूल लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे DPA। DPA, DPA आप लिखें DPA, DPA। बिल्कुल आयुर्याम, बिल्कुल मोहिनी मैम हमारे साथ में है आयुर्याम से। DPA लिखना है आपको, D से दीपन, P से पाचन और A से आपका अनाहा प्रशमन, ठीक है। तो DPA आपको ध्यान रखना है। पिपली मूल 3 जगह पे काम करता है, दीपन पे, पाचन पर और अनाहा का प्रशमन करता है, ठीक है। तो 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। DPA से आपको क्या लेना है, दीपन, पाचन और अनाहा का शमन करने वाला होता है क्या, आपका पिपली मूल। तो DPA आपको पिपली मूल में याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुस्तक के बारे में बात करेंगे। मुस्तक और कटवंग, कटवंग और मुस्तक दोनों अलग अलग प्लांट हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे मुस्तक और कटवंग। मुस्तक और कटवंग लिखेंगे। मुस्तक और कटवंग के सामने आपको लिखना है DPS। ऊपर आपने DPA लिखा था, नीचे आपको लिखना है DPS। तो DPS के बारे में बात करेंगे कि DPS से आपको क्या लेना है। तो DP का मतलब तो आपको सभी को पता लग गया कि DP का मतलब हमारा क्या होता है। DP का मतलब हमारा होता है दीपन, पाचन और उसके बाद में S जो आपके यहाँ पर आ गया वो आ गया संग्राहिक, ठीक है। तो दीपनीय, पाचनीय और संग्राहिक होता है आपका क्या, आपका क्या बताया मैंने आपको, कटवंग बताया है और आपको मुस्तक बताया है, ठीक है। तो DPS आपको याद रखना है, दीपनीय, पाचनीय और संग्राहिक। आराम से आप क्वेश्चन अपना ठीक कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अतिविषा के बारे में। तो अतिविषा कहती है मैं फॉलो करूंगी मुस्तक को और कटवंग को, पर उन्होंने कहा कि आप इनको फॉलो करेंगी तो आप में और इनमें क्या विभिन्नता रह जाएगी, आप तो सेम ही हो जाओगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं एक काम करती हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ अपने आप को। वो क्या कर रही थी, DPS के साथ में उन्होंने कह दिया, यानी कि जो ऊपर वाला DPS था वो एज इट इज नीचे आ गया और उसमें थोड़ा सा अपने आप को उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि मैं सभी दोषों को हरूंगी, यानी कि सर्वदोषा हरणाम, ठीक है। सर्वदोषा हरणाम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सर्वदोषा हरणाम, सर्वदोषा हरणाम, सर्वदोषा हरणाम। आयु देवता प्लीज आप जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये रिदम तोड़ने वाली बात हो रही है, अदरवाइज आपको मैं बैन कर दूंगा, तो शायद वो अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो मैं आपको इसके साथ बताता चलूँ। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और शालपर्णी के बारे में बात करेंगे। शालपर्णी को विधारी गंधा भी कहा जाता है, तो विधारी गंधा की बात करेंगे। तो विधारी गंधा या फिर शालपर्णी के बारे में बोला गया है वृश्यम त्रिदोष हरणाम, त्रिदोष हरणाम बोला गया है इसके लिए, त्रिदोष हरणाम, वृश्यम त्रिदोष हरणाम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वृश्यम त्रिदोष हरणाम, ठीक है। वृश्य त्रिदोष हरणाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एरंड मूल के बारे में बात करेंगे। तो एरंड मूल के बारे में हाँ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो आपको मैंने शालपर्णी यानी कि विदारी गंधा के बारे में बताया है। तो विदारी गंधा के बारे में बोला गया है वृश्य त्रिदोष हरणाम, वृश्य त्रिदोष हरणाम इसके लिए बोला गया है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वृश्य त्रिदोष हरणाम इसके लिए बोला गया है, ठीक है।
वृश्य त्रिदोष हरणम, विदारी गंधा या शालपर्णी के बारे में ऐसा कुछ बोला जाता है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना। उसके बाद एरंड मूल आता है। तो एरंड मूल के बारे में आपको सभी को पता है, श्रेष्ठ वात हर बताया गया है, वात हरानाम बोला गया है एरंड मूल को, पर वात हरानाम नाम के साथ ही इसको वृश्य भी बोला गया है। तो वृश्य वात हरानाम आपको याद रखना है, वृश्य वात हरानाम, वृश्य वात हरानाम, वृश्य वात हरानाम। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं उदिच्य। उदिच्य एक आता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि छर्दी अतिसार का हरण करता है, उसके साथ साथ दीपन और पाचन करता है। दीपन, पाचन और निर्वापन करने के कार्य में आपका हेल्प करता है। दीपन, पाचन, निर्वापन और छर्दी अतिसार हरणम, ठीक है। दीपन, पाचन, निर्वापन, छर्दी और अतिसार हरणम, उदिच्य के बारे में बात हो रही है। ये अतिविषा के बारे में रिपीट कर देंगे। अतिविषा के बारे में मैंने आपको बोला था कि डीपीएस यानी कि वो किसको, कटवंग को और आपके मुस्तक को फॉलो कर रहा है, डीपीएस वहां पर आ गया। पर उनको समझाया गया कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको क्या, इनमें और आप में क्या विभिन्नता रह जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ अपने साथ में, सर्वदोष हरनाम। तो उन्होंने डीपीएस के साथ में सर्वदोष हरनाम को ऐड कर दिया अपने साथ में, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई है वहां पर। तो आई होप आज मैंने आपको जितना रिवीजन कराया है वो सभी को समझ में आया होगा। तो आज का तो मेरा रिवीजन इतना ही था। मैं आपको एक क्विक रिवीजन के लिए आया था कि कुछ चीज़ें आपको अग्रे के बारे में बताऊं, थोड़े से रेफरेंस दूं आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने आया था। तो आप मुझे एक बार फीडबैक दे दें कि आपको हमारा सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया। रिक्वायर्ड है आगे सेशंस, तो बिल्कुल रिक्वायर्ड सेशंस को भी आगे करेंगे। तो आप एक बार बता दें कि आपको कैसा लगा सेशन। ये मेरा सेशन था, लाइव सेशन। हम लोग अपनी, वैसे तो आयुर्गंगे में ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं सारी क्लासेस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने चरक सूत्र कंप्लीट कर लिया था, पर एक चैप्टर हमारा बचा था 25, उसको मैं आप लोगों के साथ ही करवाऊंगा। आज करा दिया, अब संडे में या फिर जब भी कभी टाइम लगेगा एक सेशन और ले लेंगे, तो मैं आप लोगों को कराऊंगा और भी चीज़ें आपको कराऊंगा वहाँ पर। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँ चीज़ें, ठीक है। तो काफ़ी अग्रे मैंने आज कोशिश करी कि आप लोगों को मेन जो बेसिक हैं या फिर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपके साथ में कवर करा दूँ। तो मैंने वही चीज़ें आपके साथ में आज कोशिश की, आपके साथ में कवर कराने की कोशिश की। तो इसलिए अग्रे प्रकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग इसको देखकर अपने बेसिक में डर जाते हैं। जब हम अपनी सेकंड ईयर में इसको देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि यार इतने सारे याद कैसे करेंगे। और हमारी क्लास में कोई भी उस चीज़ का आंसर दे देता है तो हमें बड़ा ज़्यादा ना कैसा होता है, हमें एक डिमोटिवेशन सा होता है कि यार इसको पता है, हमें क्यों नहीं पता यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना दिक्कत वाली हो जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग कभी घबराइए मत। आयुर्गंगे की पूरी टीम, नर्मदा आयुर्वेदम हमारा ही पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। पूरी टीम आपके साथ है, हर तरीके से साथ है। कभी भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप हमारे दोनों पेज से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो क्लासेस रहते हैं, बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे क्लासेस के बारे में, पूछ भी रहे हैं। तो क्लासेस हमारी रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप का। पर एक कंडीशन रहती है हमारी क्लास में कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आपने 2 से ज़्यादा क्लासेस अगर क्या करी, आपने स्किप करी विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हम आपको वहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी कुछ क्लासेस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि रहती हैं। तो इन सब चीज़ों का देखना होता है। तो अगली क्लास जब भी होगी मैं अपडेट कर दूंगा, आप लोग पेज पर बने रहें। तो जो भी आपके लोग हैं उन्हें पेज से जोड़ने का आपका दायित्व है। आप लोग अगर चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे, और मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। अभी आज मैंने ये सेशन लिया, अगला सेशन भी कोशिश करेंगे जल्दी लेंगे। और हमारे 2 ही पेज हैं, एक नर्मदा आयुर्वेदम है और एक अभी हमारा आयुर्गंगे है। वैसे तो हमारी पूरी टीम है एक आयुर्वेद सेशन के नाम से, वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा हमारा है, नॉलेज आयुर्वेदा वर्ल्ड जो अपना है वो भी हमारा नॉलेज आयुर्वेदा ब्लॉग, इंडिया आयुर्वेदा अपना पेज है। तो ये सब भी अपने पेजेस हैं, तो आप इन पे भी जाकर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरा नंबर इस पर ही है, इंस्टा पर है। आप कांटेक्ट में मेरे पेज पे जाएंगे मेन उस पे स्ट्रीम पे, तो आपको वहाँ कांटेक्ट में मिल जाएगा मेरा नंबर। कोई नंबर की बहुत बड़ा इशू नहीं है, नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। बाकी मैंने आप लोगों को आज जितना कोशिश करी समझाने की, बाय हार्ट करी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अवेलेबल रहेगी, अगर रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक उठाओ, संहिता से पाठ करना स्टार्ट करो। संहिता जैसा प्रेमी
और समिता ज़्यादा प्यार आपको कहीं से नहीं मिलेगा। वो एक माँ की तरह हमें प्यार करती है। उसको जब भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस लॉकडाउन में, इस कंडीशन में, पेंडेमिक में किसी भी अलग जगहों पर ध्यान मत दो, कितनी डेथ हो रही है, कितने केसेस रिकवर हो रहे हैं, नहीं। अपनी बुक्स पर ध्यान दो, अपने सत्व को प्रबल करो, क्योंकि यही चीज़ हम पढ़ेंगे आज अगर समिता को, तो कल को हम बाकी चीज़ों को अच्छे से कवर करवा पाएंगे, है ना। तो समिता पर ध्यान दो, अपना अच्छा सही अच्छा करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच द्विवेदी। ये मेरा सही में मेरा दायित्व था और मेरा प्लेजर है, मुझे सौभाग्य है कि मुझे ये काम करने का मौका मिला, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाया। मैं बहुत दिन से आतुर था कि मैं आऊँ लाइव और मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करूँ। तो मैं करूँगा चैप्टर, मैं स्वेदन और स्नेहन करने के बारे में डिस्कशन, क्योंकि मेरे सेक्शन जो भी रहेंगे तो आप लोग उसमें पेन और कॉपी लेकर जरूर तैयार रहें। मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नोट जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने लॉकडाउन में मैं यही बोलूँगा कि पेरेंट्स को और खुद को सेफ रखें। आपके लिए आयुर्वेद हमेशा तत्पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th ईयर की क्लासेस हमारी चल रही हैं अभी सुश्रुत में, शालाक्य और सूत्र चल रहा है, शल्य के लिए कुछ चैप्टर्स चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल पर आपका पेज है, आयुर्गंगी आपका परिवार है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, आप लोग मेरे लिए हमेशा रहें। तो यही एक परिवार की बात होती है, यही अपना बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड को बना के रखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी खुश रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एवरीवन।